क्या 140 करोड़ की आबादी वाला ये देश अपनी राजधानी को सुरक्षित नहीं रख पा रहा? दिल्ली, जहां हर कदम पर सुरक्षा के दावे किए जाते हैं, वहां लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए कार ब्लास्ट में सारे सवाल फिर जिंदा कर दिए। आखिर कहां चूक गई हमारी सिस्टम की आंखें? कहां थे वो कैमरे, वो सिक्योरिटी की लेयर जो हर खतरे से पहले अलर्ट देने का दावा करते हैं? क्या यह धमाका सिर्फ एक हादसा था या इसके पीछे कोई ऐसी साजिश है जो धीरे धीरे अपना चेहरा दिखा रही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस विस्फोट के पीछे इस बार पढ़े लिखे आतंकवादियों का हाथ है? जब देश की राजधानी सुरक्षित नहीं तो भरोसा किस पर किया जाए? कब तक हम हर हादसे के बाद बस ये कहकर चुप हो जाएंगे? जांच जारी है। दिल्ली एक ऐसा शहर जो सत्ता, इतिहास और लोगों की यादों का घर है, मगर इतिहास की किताबें बताती है कि दिल्ली ने संघर्ष और कई बार आतंकवाद का सामना भी किया है। हर दौर में यहाँ सत्ता बदली, नए चैलेंजेस आए, हम लोग धमाकों का सिलसिला कभी पूरी तरह थमा नहीं। 10 नवंबर 2025 की शाम इसी राजधानी की पहचान पर एक गहरा दाग लग गया। लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास रोज की तरह ट्रैफिक रुका हुआ था जब अचानक एक Hyundai i20 कार में जोरदार धमाका हुआ। तो कुछ ही सेकंड्स में पूरा इलाका हिल गया, लोगों में अफरा तफरी मच गई और दिल्ली एक बार फिर दहशत में डूब गई। सड़कें सन्नाटे में डूब गई, हवा में डर फुल गया। सवाल फिर वही उठा, इतनी सुरक्षा के बावजूद ये कैसे हुआ? सोशल मीडिया पर घटनास्थल के वीडियो और तस्वीरें चंद पलों में वायरल हो गई और हर तरफ डर और बेचैनी का माहौल बन गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस धमाके में 13 लोगों की मौत हुई और 20 से ज्यादा लोग घायल बताए गए। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने मामले की जांच अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट UAPA के तहत शुरू कर दी है, जिसके बाद इलाके की सीलिंग, CCTV फुटेज की जांच और गाड़ियों के रिकॉर्ड्स खंगाले जा रहे हैं ताकि पता चल सके कि कैसे इस भयावह घटना को राजधानी में इतनी भारी भरकम सुरक्षा एजेंसियां होने के बावजूद इन दरिंदों ने अंजाम दिया। जब हमने इसका जवाब तलाशना शुरू किया तो सबसे पहला बयान डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस का मिला, जिसमें उन्होंने कहा कि जांच शुरुआती चरण में है, इसलिए अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। हालांकि इलाके की तलाशी जारी है। इसी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान दौरे पर रहते हुए एक्स पर एक वीडियो पोस्ट में कहा, कल शाम दिल्ली में हुए डरावने धमाके ने हर किसी को झकझोर दिया है। देश उन लोगों के साथ है जिन्होंने इस हादसे में नुकसान झेला है। मैं सबको भरोसा दिलाता हूं कि हमारी एजेंसियां इस पूरी साजिश की सच्चाई तक जरूर पहुंचेगी। जो भी लोग इसमें शामिल है उन्हें सजा जरूर मिलेगी। साथ ही घटना के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने अपने बयान में कहा, विस्फोट की सूचना मिलने के 10 मिनट के अंदर दिल्ली क्राइम ब्रांच, दिल्ली स्पेशल ब्रांच की टीमें मौके पर पहुंच गई। NSG और NIA की टीमों को मामले की तह तक पहुंचने का आदेश दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी मीडिया से बातचीत में सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि इस हादसे के जिम्मेदार लोगों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा और उन्हें न्याय के कटघरे में जरूर लाया जाएगा। ये सब फॉर्मेलिटीज तो पूरी होती नहीं, पद की गरिमा रखते हुए सबने अपनी संवेदनाएं खूब अच्छे से जताई, मगर सोशल मीडिया पर धमाके की वीडियो और तस्वीरें कुछ ही मिनटों में देश के कोने कोने में वायरल हो गई। हर जगह एक ही सवाल था, दिल्ली में ऐसा कैसे हो गया? लोग अपने घरों से निकलने से डरने लगे और राजधानी की सड़कों पर एक अजीब सन्नाटा फैल गया। इस विस्फोट ने सिर्फ लोगों के दिल में डर नहीं बैठाया, बल्कि राजधानी की रोजमर्रा की जिंदगी पर भी सीधा असर डाला। आसपास के दुकानदारों ने दिन भर के लिए दुकानें बंद रखी, रेस्टोरेंट्स और बाजारों में सन्नाटा पसारा। अचानक हुआ यह विस्फोट सिर्फ शारीरिक नुकसान तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इससे लोगों के मन में डर और बेचैनी भी छोड़ दी। पास के स्कूल और कॉलेजेस को सुरक्षा के लिए बंद कर दिया गया। मेट्रो स्टेशन पर भारी भीड़ की वजह से आवाजाही घंटों तक ठप रही। पूरे इलाके में सन्नाटा और डर का माहौल छाया रहा। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, अगर दिल्ली जैसी राजधानी में चारों तरफ CCTV कैमरे लगे हैं, पुलिस पेट्रोलिंग लगातार चलती है और हर कोने पर सुरक्षा चेक पॉइंट है, तो फिर ये ब्लास्ट हुआ कैसे? एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसका जवाब हमें सिस्टम के अंदर छिपी कमजोरियों में मिलता है। दिल्ली में टेक्नोलॉजी बेस्ड सिक्योरिटी तो बहुत मजबूत है, लेकिन ह्यूमन इंटेलिजेंस की कमी ने इस पूरी घटना को मुमकिन बनाया। ब्लास्ट के तुरंत बाद सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे इलाके को सील कर दिया। फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। बॉम्ब स्क्वाड ने कार की जांच की। शुरुआती पूछताछ में कार के पहले मालिक सलमान ने बताया कि उसने गाड़ी सालों पहले बेच दी थी। फिलहाल पुलिस कार के मौजूदा मालिक का पता लगाने की कोशिश कर रही है। कार हरियाणा नंबर की थी, जिसके बाद पुलिस ने आसपास के CCTV फुटेज, कॉल रिकॉर्ड्स और मोबाइल लोकेशंस की जांच शुरू कर दी। जांच के दौरान सामने आ रहा है कि इस धमाके और पाकिस्तान आधारित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के बीच तार जुड़ते जा रहे हैं। खुफिया एजेंसियों का मानना है कि यह हमला भारत की ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बदले की कार्रवाई हो सकती है। यह मामला सबसे पहले अक्टूबर के मध्य में श्रीनगर के नौगाम इलाके शुरू हुआ।
जहां दीवारों पर जैश-ए मोहम्मद के पोस्टर चिपके मिले। स्थानीय पुलिस को ये पोस्टर सस्पिशियस लगे, जिसके बाद सीसीटीवी फुटेजेस चेक की गई और इलाके की पूछताछ शुरू की गई। यही पहला सुराग बना जिसने आगे जाकर एक बहुत बड़े आतंकी नेटवर्क की जड़ तक पहुंचने का रास्ता खोला। पूछताछ में शोपियान के मौलवी इरफान अहमद और कुछ मेडिकल पेशेवरों के नाम सामने आए, जिससे जांच एक मल्टी स्टेट टेरर मॉड्यूल की ओर मुड़ गई। इसके बाद जांच का इदारा कश्मीर से बाहर उत्तर प्रदेश और हरियाणा तक फैल गया। सहारनपुर और लखनऊ में छापेमारी के दौरान पुलिस ने कश्मीरी मूल के डॉक्टर आदिल रशीद को हिरासत में लिया, जिसने पूछताछ में फरीदाबाद में कार्यरत डॉक्टर मुजम्मिल गनई और कुछ अन्य साथियों के नाम बताए। डॉक्टर मुजम्मिल वही डॉक्टर था जो जैश ए मोहम्मद के पोस्टर चंदा इकट्ठा करने की गतिविधियों से जुड़ा पाया गया। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, सुराग फरीदाबाद के अल फला यूनिवर्सिटी और मेडिकल कॉलेज तक पहुंचे। जांच एजेंसी ने बताया कि कई आरोपी वही के स्टाफ या छात्र रह चुके थे। डॉक्टर उमर उन नबी, जो अब लाल किला ब्लास्ट का मेन मास्टरमाइंड था, इसी संस्थान में पढ़ाता था। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने जांच एजेंसियों को बताया कि आरोपियों से उनका सिर्फ संस्थागत संबंध था, लेकिन एजेंसियां इस पहलू को और गहराई से खंगाल रही हैं। इसी दौरान फरीदाबाद पुलिस और एनआईए की जॉइंट ऑपरेशंस में 2 अपार्टमेंट और एक स्टोर हाउस से करीब 2900 किलो, तकरीबन 2900 किलो विस्फोटक सामग्री जब्त की गई, जिसमें अमोनियम नाइट्रेट, डेटोनेटर्स, टाइमर्स और असॉल्ट राइफल शामिल थी। अधिकारियों के मुताबिक ये सब सामग्रियां 2 साल से इकट्ठा की जा रही थी, ताकि देश भर में समांतर आतंकी हमलों को अंजाम दिया जा सके। जांच में सामने आया कि इस मॉड्यूल से जुड़ी डॉक्टर शाहीन शाहिद को खुद मसूद अजहर की बहन ने जैश ए मोहम्मद की लेडी ब्रिगेड का प्रभारी बनाया था। उसका काम था महिलाओं में कट्टरपन फैलाना और उन्हें संगठन से जोड़ना। शाहीन ने पूछताछ में माना कि वो डॉक्टर उमर, डॉक्टर आदिल और डॉक्टर मुजम्मिल के साथ अल्लाह के काम के नाम पर देश भर में आतंकी मॉड्यूल को फैलाने की योजना बना रही थी। इसी नेटवर्क के केंद्र में अब डॉक्टर उमर उन नबी है, जो अल फला मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर था और जांच से ठीक पहले फरार हो गया। सूत्रों के अनुसार उसने ही हिंडई i20 कार में आईडी लगाकर लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास ब्लास्ट किया। जांच में यह भी सामने आया कि इस्तेमाल किया गया आईडी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस पूरी तरह सक्रिय नहीं हुआ, जिसकी वजह से बड़ा हादसा टल गया। लेकिन जब 10 नवंबर 2025 सोमवार के दिन 6:45 पर दिल्ली के लाल किला इलाके के पास स्थित सुनहरी मस्जिद पार्किंग से हिंडई की i20 गाड़ी बाहर निकलती है, छत्ता रेल चौक से यू टर्न लेती है और सुभाष मार्ग पर पहुंचती है, और फिर एक ट्रैफिक लाइट के पीछे थोड़ा धीमी होती है और ठीक 6:52 के कुछ सेकंड के बाद इसमें एक जोरदार धमाका होता है, जिसकी आवाज दूर दूर तक लोगों ने सुनी। इससे कुछ घंटे पहले मीडिया में एक खबरें चल रही थी कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने फरीदाबाद में 360 किलो विस्फोटक के भंडाफोड़ का खुलासा किया। यह ऑपरेशन पहले चल रहे उसी जैश ए मोहम्मद और अंसार गजवत उल हिंद AGH नेटवर्क का हिस्सा बताया गया। लेकिन जब इस खबर ने तूल पकड़ा तो उसका खंडन करने के लिए खुद फरीदाबाद पुलिस ने स्पष्ट किया। लेकिन सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में हुए कार धमाके से ठीक एक दिन पहले गुजरात की राजधानी अहमदाबाद में 3 गिरफ्तारियां की गई। अब जो मैं बताने वाला हूं उस पर आपको शायद बिलीव नहीं होगा, लेकिन ये सच है। गुजरात एजेंसी ने बताया कि सुरक्षा एजेंसियों की नजर इन पकड़े गए तीनों आतंकवादियों पर पिछले 1 साल से थी। इनकी गिरफ्तारी हथियारों की सप्लाई के दौरान की गई। इनकी गिरफ्तारी के बाद एटीएस ने बताया कि गुजरात आकर हथियारों की लेन देन में लगे थे और इनकी योजना देश के कई जगहों पर हमले करने की थी। उन्होंने यह भी बताया कि आरोपी हथियारों और केमिकल्स के आदान प्रदान के लिए गुजरात आए थे और उनके नेटवर्क का लिंक भी इसी जैश मॉड्यूल से जुड़ता है। गुजरात पुलिस ने बताया जब उन्होंने इसकी जांच और गहराई से की तो मामला इससे और ज्यादा भयानक निकला। जी हाँ, गुजरात पुलिस ने बताया कि इस्लामिक स्टेट पानी में जहर मिलाने में राइसिन का इस्तेमाल कर रहा था, जो एक जहरीला पदार्थ है जिसे बायो टेररिज्म के एजेंट के रूप में कैटेगरी B में रखा गया है। इसके अलावा यह भी बताया गया कि उन्होंने 6 दिसंबर के दिन लखनऊ और दिल्ली के मंदिरों के प्रसाद में भी जहर मिलाने की योजना बनाई थी। हालांकि दहशतगर्द अपनी नापाक योजनाओं में सफल नहीं हो सके। जम्मू कश्मीर, यूपी, हरियाणा पुलिस और सेंट्रल एजेंसियों के 15 दिन के जॉइंट ऑपरेशन ने इस व्हाइट कॉलर टेरर नेटवर्क को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। शाहीन के पिता का कहना है कि वो पिछले 1.5 साल से अपनी बेटी से नहीं मिले और दिल्ली ब्लास्ट वाले दिन भी उनसे कोई संपर्क नहीं हुआ। उनके बेटे परवेज अंसारी के बारे में भी पिता ने बताया कि वह अक्सर उनसे मिलने आता है और बातचीत करता है। इसी बीच कुछ मीडिया संस्थानों ने शाहीन के भाई शोएब से बातचीत की तो उन्होंने साफ कहा कि 4 साल से उनकी कोई बातचीत अपनी बहन से नहीं हुई। हालांकि फिलहाल एजेंसी इस पूरे नेटवर्क और उनके कनेक्शंस की तह तक पहुंचने की कोशिश में लगी हुई है। सवाल यही है कि शाहीन और उसके परिवार का इस ब्लास्ट में वास्तविक संबंध क्या है और क्या इस धमाके में आतंकवादियों का हाथ है। हालांकि फिलहाल एजेंसी इस पूरे नेटवर्क के उनके कनेक्शन की तह तक पहुंचने की कोशिश में लगी हुई है।
खैर, एजेंसियां अपना काम कर रही है और मीडिया संस्थान अपना, लेकिन इन सबके बीच सवाल सिर्फ एक है, इतने बड़े जखीरे और नेटवर्क के बावजूद हमारी एजेंसियां धमाका होने से पहले क्यों नहीं जागी? कब तक हम जैसे आम लोग इन आतंकवादियों के हाथ अपनी जान गंवाते रहेंगे? कब तक? दिल्ली धमाके के बाद शहर में सन्नाटा था और उसी सन्नाटे के बीच सरकार ने मुआवजे का ऐलान किया। मृतकों के परिवारों को 10 लाख, गंभीर घायलों को 5 लाख और हल्की चोट वालों को 50,000 रुपए। पुलिस ने यह भी कहा जो कोई इस हमले से जुड़ी की जानकारी देगा उसे 2 लाख रुपए इनाम मिलेगा। लेकिन लोग पूछ रहे हैं आखिर कब तक हर हादसे के बाद सिर्फ मुआवजे से कहानी खत्म होगी? और फिर 13 नवंबर की सुबह एक और सच सामने आया। डीएनए टेस्ट ने पुष्टि की कि धमाके का मास्टरमाइंड डॉक्टर उमर उन नबी था। उसका पैर कार की स्टीयरिंग व्हील में फंसा मिला और डीएनए उसकी मां से मैच हुआ। एक डॉक्टर जो जिंदगियां बचाने के लिए बना था, आप खुद दर्ज हो गया मौत का सौदागर। एक बार अगर हम इस चीज को एक बड़े पर्सपेक्टिव से देखें तो हमें एक चीज साफ साफ नजर आती है कि हिंदुस्तान को बाहरी ताकतों के साथ साथ अंदर के लोग भी धीरे धीरे दीमक की तरह खोखला करने की सोच रहे हैं। जरा सोचिए, अगर ये धमाका सच में हो जाता, I mean, ये जो दिल्ली ब्लास्ट वाला केस है ये नहीं, अगर ये आरडीएक्स नहीं पकड़े जाते, अगर हमारी सुरक्षा एजेंसी आरडीएक्स को नहीं पकड़ती और ये ब्लास्ट जैसे इन लोगों ने प्लान किए तो उस तरीके से अगर प्लान होते और वो प्लान के बाद अगर वो ब्लास्ट होते और ब्लास्ट होने के बाद जो एनार्की इस देश में होती, इस देश में एक सिविल वॉर छेड़ने की कोशिश की जाती, इस देश को अनरेस्ट करने की कोशिश की जाती है और यही सारी चीजें वो लोग नहीं चाहते जिनके आगे इंडिया नहीं झुकता। इस देश को किस तरीके से तोड़ने की कोशिश की जा रही है ये हमें और आपको बहुत अच्छे से सोचना होगा। डीप स्टेट सिर्फ शब्द नहीं है, डीप स्टेट सिर्फ एक वर्ड नहीं है, डीप स्टेट एक सच्चाई है जिसे मानने वाले मानते हैं, नहीं मानने वाले नहीं मानते हैं। लेकिन जब तथ्य सामने आते हैं तो हर किसी को इस चीज पे बिलीव करना चाहिए कि हमारे देश को बाहर से तोड़ने की बहुत कोशिश हो रही है। डॉक्टर्स एक ऐसा प्रोफेशन जिसको भगवान का दूसरा रूप कहा गया है और वो क्या कर रहा है? ब्लास्ट तो अपनी जगह पे। सोचिए गुजरात एटीएस, उन्होंने अगर उन 3 आतंकवादियों को नहीं पकड़ा होता तो रायसिन नाम का जहर अगर उसने गलती से मिला दिया होता तो आज देश में क्या बवाल मचा होता। तो अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए अपनी सोच को और क्लियर रखिए और अपने आसपास के दुश्मनों से अपने आप को और अपने देश को बचाने के लिए जरा बखूबी तरीके से सोचिए। टिल देन मुलाकात होगी आपसे अगले मुद्दे पे एक नई वीडियो के साथ। और अगर आपका कोई भी सजेशन है जिससे मैं अपनी वीडियोस को और बेहतर बना सकता हूं, देन प्लीज फील फ्री टू राइट अ कमेंट ऑन दैट टू। टिल देन खुश रहिए और अपना खास ख्याल रखिए। थैंक यू।